महादेव एजुकेशन में अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ये इसका पार्ट 20 भारत में भूमि, मृदा तथा वनस्पति। राष्ट्र की शक्ति, चाहे वह सामाजिक, आर्थिक अथवा राजनीतिक किसी भी परिदृश्य में हो, अधिकतर उसके उपलब्ध संसाधनों और उनके उचित उपयोग पर निर्भर है। लेकिन संसाधन क्या है, ये जानना अति आवश्यक है। साधारण संसाधन वे तत्व है जो किसी समय और क्षेत्र में मानव की आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है। किसी भी तत्व को संसाधन की संज्ञा देने से पूर्व 3 मौलिक बातों का जानना आवश्यक है। ये है ज्ञान, तकनीकी कुशलता और वस्तु की मांग अथवा उसके द्वारा प्रदत्त सेवा, जिसमें इनमें से किसी एक के भी अभाव के विशिष्ट तत्व अनुपयुक्त हो जाते हैं। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। अनादिकाल से पृथ्वी पर जल विद्यमान है, लेकिन यह शक्ति का संसाधन तब बना जब मनुष्य ने अपनी भौतिक कौशल तथा तकनीकी ज्ञान द्वारा जल की विद्युत और उत्पादन करना शुरू किया। किसी तत्व की केवल भौतिक उपस्थिति उससे संसाधन नहीं बनाती, वरन मानव की योग्यता व आवश्यकता उसे संसाधन बनाते हैं। इसे संसाधन की आधारभूत संकल्पना मानव के कल्याण या हित में निहित। भारत के पास विपुल संसाधन है। हमारे देश के द्वारा स्वाभाविक संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग संगठित प्रयासों द्वारा किया जा रहा है। ये बढ़ती हुई जनसंख्या के भरण पोषण में सहायता करता है और रोजगार के अधिकाधिक अवसर प्रदान करता है। साथ ही संसाधनों का विकास किसी देश के आर्थिक संकेतन है। इस संदर्भ में हम इस पाठ में 3 महत्वपूर्ण संसाधनों भूमि, मृदा तथा वनस्पति के विषय में अध्ययन करेंगे। उद्देश्य: इस पाठ का अध्ययन करने के पश्चात आप भूमि का संसाधन के रूप में महत्व बता सकेंगे, भूमि के मुख्य उपयोग पहचान सकेंगे, भूमि संसाधन की मुख्य समस्याओं को पहचान कर उनके समाधान के उपाय समझा सकेंगे, संसाधन के रूप में मृदा का महत्व बता सकेंगे, भारत की प्रमुख मृदाओं की विशेषताएं बता सकेंगे, प्रमुख मृदा प्रदेशों को भारत के मानचित्रों में दर्शा सकेंगे, भारत के विभिन्न भागों में भूमि संरक्षण के विभिन्न कारकों को पहचान सकेंगे, मृदा के टकराव के कारण उत्पन्न हुई समस्याओं को समझा सकेंगे, भारत के विभिन्न भागों में मृदा के संरक्षण की अपनाई गई विधियों का संबंध मृदा प्रबंधन के प्रकार से ही कर सकेंगे, वनस्पति के प्रमुख घटकों को पहचान सकेंगे, प्रमुख वनस्पति के प्रकारों को पहचान सकेंगे। भूमि संसाधन: भूमि हमारा मौलिक संसाधन है। ऐतिहासिक काल से अब भूमि से ईंधन, वस्त्र तथा निवास की वस्तुएं प्राप्त करते आए हैं। इससे हमें भोजन, निवास के लिए स्थान तथा खेलन एवं काम करने के लिए विस्तृत क्षेत्र मिला है। ये कृषि, वानिकी, पशुचारण, मत्स्य या खनन सामग्री के उत्पादन में प्रमुख आर्थिक कारक रहा है। ये सामाजिक संबंधा के राजनीतिक शक्ति के प्रमुख आधारशिला है। भूमि संसाधन के कई भौतिक रूप हैं, जैसे पर्वत, पहाड़ियाँ, मैदान, निम्न भूमि और घाटियाँ आदि। इस पर उस शीत, नम एवं शुष्क जैसी विभिन्न जलवायु मिलती है। भूमि विविध प्रकार की वनस्पति का मूल आधार है। अंत किसी स्थान विशेष में भूमि संसाधन का अर्थ है यहाँ की मृदा और उच्च लक्षण। इस संदर्भ में भूमि का प्राकृतिक वातावरण से निकटतम संबंध है। कृषि भूमि की उपलब्धता: भारत कृषि भूमि में संपन्न है। ये हमारे सामाजिक और आर्थिक विकास की कुंजी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है तथा जनसंख्या की दृष्टि से इसका दूसरा स्थान है। कृषि भूमि में वास्तविक बोया गया क्षेत्र, प्रति भूमि और बैगानी भूमि सम्मिलित है। कृषि भूमि का कुल क्षेत्रफल 16.7 करोड़ हेक्टेयर है, जो देश की कुल भूमि का 51% है। भारत के प्रति व्यक्ति कृषि भूमि मानव अनुपात के दूसरे देशों जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अर्जेंटीना, संयुक्त राज्य अमेरिका
चिली, डेनमार्क और मॉस्को की तुलना में कम हैं, परंतु जापान, नीदरलैंड, मिस्र, यूनाइटेड किंगडम, इजराइल तथा चीन की तुलना से अधिक है। भूमि मानव अनुपात वह अनुपात है जो बस योग भूमि के क्षेत्रफल और उस पर रहने वाले लोगों की कुल जनसंख्या के बीच होता है। भारत के भौतिक लक्षणों में भारत विभिन्नता एक जटिलता है। वहाँ के पर्वत, पठार और मैदानों में मानव की अनुक्रियाएं अलग अलग हैं। इसीलिए इन भौतिक विभागों में भूमि के उपयोग भी अलग अलग है। भारत के 30% धरातलीय क्षेत्र पर पर्वत और पहाड़ है। ये तीव्र ढलान अथवा अत्यधिक ठंडे होने के कारण कृषि के लिए अनुपयुक्त है। इस पहाड़ी भूमि का लगभग 25% भाग खेती के योग्य है। इसका वितरण देश के विभिन्न भागों में है। पठारी भाग देश के 38% धरातलीय क्षेत्र को घेरे हुए है, लेकिन इसका भी केवल 1/4 भाग खेती करने योग्य है। मैदान सारे क्षेत्रफल के 43% भाग पर है और इसका लगभग 95% भाग खेती के लिए उपयुक्त है। विभिन्न प्रकार की भूमि के अनुपातों को ध्यान में रखकर हम मोटे तौर पर कह सकते हैं कि भारत के सारे धरातलीय क्षेत्रफल का लगभग 2/3 भाग मानव द्वारा उपयोग करने योग्य है। इसके अतिरिक्त मिट्टियाँ, उच्च लक्षण, आर्द्रता और तापमान किसी क्षेत्र के भूमि की कृषि क्षमता और उसकी गुणवत्ता की सीमाएं निर्धारित करने वाले प्रमुख कारक हैं। इन सब के परिणाम स्वरूप हमारे देश के लगभग आधे भूभाग पर खेती होती है। ये अनुपात संसार के सबसे ऊंचे अनुपातों में से एक है। भूमि संसाधन का अर्थ है किसी स्थान विशेष की मिट्टियाँ और उच्च लक्षण या सामाजिक समान संपदा और राजनीतिक शक्ति की प्रमुख आधारशिला है। भूमि अनुपात का यह अनुपात है जो बस योग्य भूमि के क्षेत्रफल और उस पर रहने वाले लोगों की कुल जनसंख्या के बीच होता है। भारत में भूमि मानव का अनुपात ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अर्जेंटीना, संयुक्त राज्य अमेरिका, चिली, डेनमार्क और मॉस्को की तुलना में कम है। इसके विपरीत यह अनुपात जापान, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, नाइजीरिया और चीन से अधिक है। भूमि उपयोग। भारत में समस्त भौगोलिक क्षेत्र में भूमि उपयोग की सांख्यिकीय आंकड़े केवल 30.5 करोड़ हेक्टेयर भूमि के मिलते हैं। शेष 2.3 करोड़ हेक्टेयर भूमि के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे भूमि का सर्वेक्षण नहीं हो पाया है क्योंकि यह अगमेय है। तालिका 20.1 में भूमि उपयोग के उपलब्ध आंकड़े दिए गए हैं। भूमि उपयोग के विस्तृत लक्षण निम्नलिखित हैं। भूमि का अधिक प्रतिशत भाग कृषि योग्य, कृषि क्षेत्र को बढ़ाने की सीमित गुंजाइश, पशुओं की अत्यधिक संख्या होते हुए भी चरगाहों के अंतर्गत बहुत कम भूमि है। वर्तमान समय में 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि कृषि के लिए उपलब्ध है। इस श्रेणी में आने वाला क्षेत्र 1960-71 में 5.7 करोड़ हेक्टेयर से घटकर 1990-91 में 4.8 करोड़ हेक्टेयर रह गया। थोड़ी सी गिरावट प्रति भूमि में आई है। 1950-51 में 9.9% से 1990-91 में 7.5% हो गई। इसी कृषि योग्य बंजर भूमि में भी 1950-51 और 1990-91 के बीच 34% के पसंदीय गिरावट आई। 1950-51 और 1990-91 के बीच शुद्ध बोए गए क्षेत्र में 20% की वृद्धि हुई है। 1950-51 में भूमि का क्षेत्रफल 11.87 करोड़ हेक्टेयर था, जो 1990-91 में बढ़कर 14.24 करोड़ हेक्टेयर हो गया। 1990-91 में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के 14% भाग अर्थात 4.17 करोड़ हेक्टेयर भूमि से 2 या 2 से अधिक फसलें प्राप्त की गई। सबसे चकित कर देने वाली बात यह है कि भारत में विश्व के सर्वाधिक पशुओं के होते हुए भी यहाँ स्थायी चारागाह के लिए केवल 5% भूमि है। अर्थव्यवस्था की लगातार वृद्धि के कारण गैर कृषि कार्यों
में भूमि का उपयोग बढ़ रहा है। तालिका 20.1 भारत में भूमि उपयोग सैन्य क्षेत्रफल करोड़ हेक्टेयर में संपूर्ण सूचित क्षेत्रफल का प्रतिशत। शुद्ध वास्तविक बोया गया क्षेत्र 14.24 46.30। चारों प्रति भूमि 1.37 4.20। अन्य प्रति भूमि 0.97 3.0। चारागृह उत्थान 1.54। कृषि योग्य बंजर भूमि 1.50 4.70। कृषि के लिए उपलब्ध भूमि बंजर एवं कृषि भूमि गैर कृषि कार्यों में उपयोग की गई भूमि 2.12 8.60। वन भूमि 6.80 22.0। योग 30.50 100। भारत में भूमि उपयोग चित्र में देखिए। चित्र 20.1 परत भूमि उपयोग। औद्योगिकरण और नगरीकरण की मांग को पूरा करने हेतु सड़कों, रेल मार्गों, हवाई मार्गों, मानव बस्तियों, कारखानों और बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विशाल बांधों के लिए अत्यधिक भूमि का उपयोग हो रहा है। भूमि के सारे सांस्कृतिक उपयोग इसी सीमित कुल क्षेत्रफल में ही आते हैं। अंत स्पष्ट है कि भूमि के ये सारे प्रयोग की कृषि भूमि पर ही हो रहे हैं। 1950-51 में गैर कृषि कार्यों में दी जाने वाली भूमि 93 लाख हेक्टेयर थी, जो 1990-91 में बढ़कर 2.12 करोड़ हेक्टेयर हो गई। भारत में वनों के अंदर भूमि का प्रतिशत संसार में कम पाए जाने वाले देशों में से एक है। देश के कुल भौतिक क्षेत्रफल के लगभग 22% भाग पर वन है, जबकि इसका संसार का औसत 30% है। भूमि उपयोग के आंकड़ों के अनुसार 1950-51 में वन भूमि का क्षेत्रफल 4 करोड़ हेक्टेयर था, जो 1990-91 में बढ़कर 6.8 करोड़ हेक्टेयर हो गया। ये देश के स्वीकार किए गए लक्ष्य अर्थात देश के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग से बहुत कम है। इस प्रकार भूमि उपयोग एक गतिमान प्रक्रिया जिसमें समय के साथ बदलाव कई कारणों से होते रहते हैं। इन कारणों में बढ़ती जनसंख्या तथा फसल व्यवस्था और तकनीकी बदलाव का प्रमुख स्थान है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र जैसे जैसे विकसित होते जाते हैं, उनके कारण भूमि उपयोग को प्रारूप भी बदलता जाता है। फिर भी भूमि का अधिकतर भाग कृषि कार्यों में ही प्रयोग किया जा रहा है। कृषि भूमि पर लगातार जनसंख्या वृद्धि पर दबाव निश्चय ही बढ़ रहा है। ये हमारी राष्ट्रीय समस्या है जिनके निदान के लिए सतत प्रयास की आवश्यकता है। भूमि की समस्याएं। भूमि के कुल क्षेत्रफल में से 17.5 करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो रहा है। भूमि क्षरण का मुख्य कारण मृदा अपरदन है। भूमि में जल क्रांति होने पर उसकी लवणता बढ़ने से भी भूमि का क्षरण होता है। वनों को अंधाधुंध कटाई के कारण मृदा का बड़े पैमाने पर अपरदन हो रहा है। मानसून की अवधि पर भारी वर्षा की मृदा अपरदन के कारण बनती है। हिमालय के दक्षिणी और पश्चिमी घाट के पश्चिमी तीव्र ढलानों पर विशेषतः जल के तेज बहाव के कारण मृदा अपरदन होता है। हिमालय के विस्तृत भागों में भूस्खलन और अपरदन होते रहते हैं। राजस्थान में वायु अपरदन में चंबल घाटी, छोटा नागपुर, गुजरात और तथा पंजाब हिमालय के निचले भागों में अवनालिका अपरदन बड़े पैमाने पर होता है। भूमि की जलक्रांति पर लवणीय प्रक्रिया से 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है तथा इससे और भी वृद्धि होती रही है। इस प्रकार की प्रभावित भूमि अधिकतर नहरी सिंचाई के क्षेत्र में पाई जाती है। इन क्षेत्रों में जल का निकास ठीक न होने के कारण भूमि खराब हो जाती है। देश के बहुत से भागों में खनन प्रक्रिया के कारण भी भूमि का क्षरण हुआ है। खनन द्वारा प्रभावित भूमि का क्षेत्रफल लगभग 80,000 हेक्टेयर है। कृषि भूमि पर नगरीय अतिक्रमण के कारण भी खेती की भूमि का भाग कम हो रहा है। दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि कृषिकरण, नगरीकरण और औद्योगिकरण के बीच तीव्र होड़ चल रही है। भूमि को स्वामित्व
उसके बचाने और खरीदने के संबंध में भी बहुत से सामाजिक झगड़े हो रहे हैं। काश्तकार कई तरह से हतोत्साहित हो रहा है, जैसे खेत के छीने जाने पर वह ऊंचा लगना और लागत के लिए अप्रत्यक्ष बचत। भूमि सीमा के कानूनों का परिपालन पर्याप्त कठोरता से नहीं किया गया है। भूमि की समस्याओं के समाधान। भूमि के लिए देश के भौतिक और सामाजिक दो दृष्टिकोणों अपनाए गए हैं। जल क्रांति विद्रा को रासायनिक प्रक्रिया द्वारा भूमि का भौतिक उत्थान किया जा रहा है। इसके बाद इस भूमि पर वैज्ञानिक ढंग से सतत वर्तन अपनाया जाता है। इसी प्रकार वह भूमि जो नदी प्रक्रियाओं और नदी की बाढ़ों द्वारा बेघर हो गई है, उसका उत्थान आवश्यक क्रियाओं द्वारा करके उसकी उर्वरता वापस लाई जाती है। मनुस्थलीय भूमि के भौतिक उत्थान के लिए सतत प्रयास किए जाते हैं। इसके लिए उपयुक्त प्राकृतिक वनस्पति उगाना और सिंचाई की सुविधाएं प्रदान करना जरूरी है। ऐसे भूमि जल स्तर के ऊपर उठने में मदद मिलती है। सामाजिक दृष्टि के अंतर्गत राज्य द्वारा ऐसे कानून लागू किए जाते हैं जिसका मुख्य उद्देश्य उत्पादन बढ़ाना, कृषि को बढ़ावा देना आदि के द्वारा ग्रामीण पुनर्निर्माण या चाकबंदी, काश्तकार के खेतों का मालिकाना अधिकार देना, जमींदारी उन्मूलन आदि कई कानून बनाए गए। इस प्रकार कानून द्वारा काश्तकार को सामाजिक न्याय दिलाया गया। दूर संवेदन द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार कच्छ की खाड़ी का लगभग 200 वर्ग किलोमीटर देश अवसादों के दबाव से भर गया है। नेशनल रिपोर्ट सोर्सिंग एजेंसी ने अनुपात लगाया है कि देश में 5.3 करोड़ हेक्टेयर 16% भूमि बंजर है। इसमें से सर्वाधिक भूमि 60% जम्मू और कश्मीर में है। इसके बाद राजस्थान 38%, सिक्किम 60%, हिमाचल प्रदेश 37% और गुजरात 17% के स्थान हैं। भारत सरकार ने 1985 में राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड की स्थापना बंजर भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए की है। ये संस्था प्रतिवर्ष 50 लाख हेक्टेयर भूमि पर वनरोपण के कार्यक्रम को पूरा करने की कोशिश कर रही है। भारत में भूमि की कमी नहीं है, परंतु खाद्य पदार्थों के उत्पादन के लिए को अधिक बढ़ने के लिए भूमि सुधार संबंधित नीतियों की पुनर्स्थापना करने की आवश्यकता है। भूमि उपयोग गतिमान प्रक्रिया है। यह कई कारकों के परिणाम स्वरूप समय समय पर बदलता रहता है। जनसंख्या वृद्धि और साक्ष्य प्रणाली एक तकनीकी बदलाव इसके प्रमुख कारण है। अर्थव्यवस्था के विविध क्षेत्रों में विकास के परिणाम में भूमि उपयोग के प्रारूप में बदलाव आता है। मृदा अपरदन, भूमि की जल क्रांति, लवणीकरण, खनन और कृषि भूमि पर नगरों का अतिक्रमण आदि के परिणाम स्वरूप कृषि भूमि का ह्रास हो रहा है। भारत ने भूमि विकास के दो तरीके अपनाए हैं: भौतिक भूमि उत्थान और सामाजिक भूमि सुधार। मृदा संसाधन असंगठित पदार्थों से बनी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को मृदा कहते हैं। ये अनेक प्रकार की खनिजों, पौधों, जीव जंतुओं के अवशेषों से बनी है। ये जलवायु, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं और भूमि की ऊंचाई के बीच लगातार परस्पर क्रिया के परिणाम स्वरूप विकसित हुई है। इसमें से प्रत्येक घटक क्षेत्र विशेष के अनुरूप बदलता रहता है। मृदाओं में भी एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच भिन्नता पाई जाती है। मृदा परितंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि यह पेड़ पौधों का आश्रय स्थल होने के साथ उन्हें पोषक तत्व प्रदान करने का मुख्य स्रोत है। इस प्रकार मृदा पौधों की वृद्धि के लिए सुरक्षित आधार एवं मौलिक कच्चा माल प्रदान करने का माध्यम है। मृदा अपनी तुलनात्मक उर्वरता के द्वारा मानव की आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित और अपने देश की नीति का आधारित करती है। मृदा के नष्ट होने के साथ ही संपत्ति एवं संस्कृति दोनों की व्यस्त हो जाती है। इसलिए मृदा भारत की बहुमूल्य राष्ट्रीय एवं मौलिक भूसंपदा है। भारत मृदा प्रकार। इस चित्र को आप ध्यान से देखना। चित्र 20.2 भारत प्रमुख मृदाएं। मृदाओं के प्रमुख प्रकार।
भारत की मृदाओं को निम्नलिखित 6 भागों में बांटा जाता है। जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मृदाएं भारत की सबसे अधिक मृदाएं हैं। सतलुज, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के विकसित घाटी क्षेत्रों और दक्षिणी प्रायद्वीपीय के सीमावर्ती भागों में पाई जाती भारत की सबसे उपजाऊ भूमि के 6.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में जलोढ़ मृदा फैली हुई है। जलोढ़ मृदाओं का गठन बुलाई दोपट से मिश्रित दोपट तक होता है। इसमें पोटाश की अधिकता होती है, लेकिन नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थों की कमी होती है। सामान्य यह मृदाएं घुलने से लालमी भूरे रंग तक की होती है। इन मृदाओं का निर्माण हिमालय पर्वत और विशाल भारतीय पठार से निकलने वाली नदियों द्वारा बहाकर लाई गई गांध और बालू के लगातार जमाव से हुआ है। तरुण होने के नाते इस मृदाओं में परिच्छेदिका के विकास की कमी, अत्यधिक उत्पादन होने के नाते इन मृदाओं को 2 उप विभागों में बांटा गया है: नवीन जलोढ़ खदार और प्राचीन जलोढ़क भंगार। दोनों प्रकार की मृदाएं संरचना, रासायनिक संगठन, जल विकास क्षमता और उर्वरकता में एक दूसरे से भिन्न है। नवीन जलोढ़ हल्का भुरभुरा दोपट है जिसमें बालू और मृत्तिका का मिश्रण पाया जाता है। ये मृदा नदियों की घाटियों, बाढ़ मैदानों और डेल्टा प्रदेशों में पाई जाती है। इसके विपरीत प्राचीन जलोढ़ दो नदी के बीच की ऊंची भूमि क्षेत्र में पाया जाता है। मृद्रिक और अनुपात अधिक होने के कारण ये मृदा चिपचिपी है और जल निकास कमजोर है। इन दोनों प्रकार की मृदाओं में लगभग सभी प्रकार की फसलें पैदा की जाती हैं। काली मृदाएं। रेडक मृदा। काली मृदा दक्कन के लावा प्रदेश में पाई जाती है। ये मृदा महाराष्ट्र के बहुत बड़े भाग, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ भागों में पाई जाती है। इस मृदा का निर्माण ज्वालामुखी बेसाल्ट लावा के विघटन के परिणाम स्वरूप हुआ है। ये मृदा का रंग सामान्य काला है, जो इसमें उपस्थित एल्युमिनियम और लोहे के यौगिक के कारण इस मृदा के स्थानीय नाम रेगार्ड मिट्टी है और यह लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैली है। ये सामान्य गहरी मृत्तिक चिकनी मिट्टी से बनी है और यह परमगेय है। ये उसकी परागम्यता बहुत कम है। मृदा की गई भिन्न भिन्न स्थानों में अलग अलग निम्न भूमि में इस मृदा की गहराई अधिक है, जबकि उच्च भूमियों में यह कम है। इस मृदा की सबसे प्रमुख विशेषता ये है कि शुष्क ऋतु में भी ये मृदा अपने में नमी बनाए रखती है। गर्म ऋतु में इसमें से नमी निकालने से मृदा में चौड़ी चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं और जल से संयुक्त होने पर यह फूल जाती है और चिपचिपी हो जाती है। इस प्रकार मृदा पर्याप्त गहराई तक हवा से युक्त और ऑक्सीजन होती है, तो इसकी उर्वरकता बनाए रखने में मदद देते हैं। मृदा की इस प्रकार लगातार उर्वरकता बनी रहने के कारण यह कम वर्षा के क्षेत्रों में भी बिना सिंचाई के कपास की खेती करने के लिए अनुकूल है। कपास के अतिरिक्त यह मृदा गन्ना, गेहूँ, प्याज और फलों की खेती करने के लिए अनुकूल है। लाल मृदा। पठार के बहुत बड़े भाग पर लाल मृदा पाई जाती है। इसमें तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, दक्षिण पूर्व महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर पठार और मेघालय पठार के भाग सम्मिलित है। लाल मृदा के ये कपास की काली मृदा के भूभाग को घेरे हुए है। ये मृदा ग्रेनाइट और निक्स जैसे रावेदार चट्टानों पर विकसित हुई है और ये कृषि भूमि पर 7.2 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर फैली है। इस मृदा में लोहे के यौगिक की अधिकता के कारण इसका रंग लाल है, परंतु इसमें जैव पदार्थों की कमी है। यह मृदा सामान्यतः कम उपजाऊ है
और काली मुद्रा तथा जलोढ़ मुद्रा की तुलना में लाल मुद्रा का कृषि के लिए कम महत्व है, परंतु इसकी उत्पादकता सिंचाई और उर्वरकों के प्रयोग द्वारा बढ़ाई जा सकती है। ये मुद्रा चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तंबाकू और फलों की पैदावार के लिए उपयुक्त है। लेटराइट मुद्रा कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, असम और मेघालय के ऊंचे एवं भारी वर्षा वाले भूभागों में पाई जाती है। इस मुद्रा का विस्तार 1.13 करोड़ हेक्टेयर से भी अधिक क्षेत्रफल पर है। इस मुद्रा का निर्माण उच्च व अर्ध जलवायु दशाओं में होता है। लेटराइट मुद्रा विशेषतः ऋतुव्रत भारी वर्षा वाले ऊंचे सपाट अपर्दित सतहों पर पाई जाती है। तीव्र तिलसन क्रियाओं द्वारा पोषक तत्वों का नाश हो जाना इस मुद्रा के सामान्य लक्षण है। इस मुद्रा का विशिष्ट गिट्टीदार होता है, जो आर्द्र और शुष्क अवधियों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप बनता है। अपक्षय के कारण लेटराइट मुद्रा अत्यधिक कठोर हो जाती है। इस प्रकार लेटराइट मुद्रा की प्रमुख विशेषताएं हैं: जनक शैल का पूर्णतः रासायनिक विघटन, सिलिका का संपूर्ण निस्खलन, एल्यूमीनियम और लोहे के ऑक्साइडों द्वारा मिला लाल भूरा रंग और हुमस की कमी। इस मुद्रा में पैदा की जाने वाली सामान्य फसलें चावल, ज्वार, बाजरा और गन्ना निम्न भूमियों में और रबड़, कहवा तथा चाय जैसी रोपण फसलें उच्च भूमियों में हैं। मरुस्थलीय मुद्रा मरुस्थलीय मुद्राएं पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी हरियाणा, दक्षिणी पंजाब में पाई जाती है। इन क्षेत्रों में इस मुद्रा के पाए जाने का सीधा संबंध वहां पर विद्यमान मरुस्थल के अर्ध मरुस्थलों की दशाओं का होना तथा 6 महीने तक पानी की अनुपलब्धता है। जैव पदार्थों की कमी सहित बुलाई एवं पथरीली मुद्रा, हुमस का कम होना, वर्षा का कभी कभी होना, आर्द्रता की कमी, लंबी शुष्क ऋतु मरुस्थलीय मुद्रा की विशेषताएं। इस मुद्रा में सस्तरों का विकास कम हो गया है। इस मुद्रा के क्षेत्र में पौधे एक दूसरे से बहुत दूरी पर मिलते हैं। रासायनिक अपक्षय सीमित है। मुद्रा का रंग लाल या हल्का भूरा है। सामान्यतः इस मुद्रा में कृषि के लिए आधारभूत आवश्यकताओं की कमी है, परंतु जब पानी उपलब्ध होता है तो इससे विविध प्रकार की फसलें जैसे कपास, चावल, गेहूँ आदि उर्वरकों की उपयुक्त मात्रा देखकर पैदा की जा सकती है। मुद्रा पर्वतीय मुद्राएं जटिल है और इसमें अत्यधिक विभिन्नता मिलती है। ये नदी द्रोणियों और भिन्न ढलानों पर जलोढ़ मुद्रा के रूप में पाई जाती है। ऊंचे भागों पर अपरकव मुद्रा या पथरीली है। पर्वतीय भागों में भूआकृतिक, भूवैज्ञानिक, वनस्पति एवं जलवायु दशाओं की विभिन्नता तथा जटिलता के कारण यहाँ एक ही तरह की मुद्रा के बड़े बड़े क्षेत्र नहीं मिलते। बड़े ढाल वाले उच्चवक्ष प्रदेश मुद्रा विहीन होते हैं। इस मुद्रा के विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती है, जैसे चावल, नदी घाटियों में फसलों के बाग, ढलानों पर आलू लगभग सभी क्षेत्रों में पैदा किया जाता है। मुद्रा अपरदन मुद्रा को अपने स्थान से विविध क्रियाओं द्वारा हटाया जाना मुद्रा अपरदन कहलाता है। यह प्राकृतिक कारकों जैसे तेल, पवन, हिमनी और जल की लहरों द्वारा एक प्रकार की मुद्रा की चोरी है। गुरुत्व बल के कारण पहाड़ी ढलानों पर मुद्रा नीचे की ओर सनी गतिमान होती है, जिसे मुद्रा संपन्न कहते हैं। ये भूस्खलन द्वारा तीव्र गति से नीचे आ जाती है। भूमि का वातावरण स्वरूप हजारों लाखों वर्षों से काट छांट द्वारा बना है। मुद्रा अपरदन आज की पर्यावरणीय समस्याओं में से एक प्रमुख समस्या है और यह कृषि के उत्पादन में गंभीर रुकावट है। मुद्रा अपरदन की विकरालता एवं उसके फैलाव को कई भौतिक एवं सामाजिक कारक निर्धारित करते हैं। प्रमुख भौतिक कारक वर्षा की अपरदनकारी शक्ति, मुद्रा की अपनी कटाव क्षमता,
अप अवधि, ढलानों की तीव्रता, ढलान की लंबाई और तीव्र प्रमुख सामाजिक कारक, वनों की कटाई, अति चराई, भूमि उपयोग की प्राकृतिक और खेती करने की विधि, भूमि अपरदन के गंभीर एवं अत्यंत स्पष्ट रूप खंडेय अवनालिकाएँ और भूस्खलन है। इसकी दूसरी ओर वर्षा द्वारा किया गया परत अपरदन और पवन द्वारा किया गया अपरदन यद्यपि स्पष्ट रूप से बहुत कम दिखाई देते हैं, परंतु ये भी इतने ही गंभीर हैं क्योंकि इनके द्वारा भारी मात्रा में मृदा की बहुमूल्य ऊपरी परत नष्ट हो जाती है। भारत में खंडनों और अवनालिकाओं द्वारा हुए मृदा के अपरदन से 36.7 लाख हेक्टेयर भूमि को नुकसान हुआ है। भारत में खंडों और अवनालिकाओं के 4 प्रमुख क्षेत्र हैं: यमुना चंबल खंडन क्षेत्र, गुजरात खंडन क्षेत्र, पंजाब शिवलिंग गिरिपथ क्षेत्र, छोटा नागपुर क्षेत्र। इसके अतिरिक्त खंडन अपरदन के कुछ ठोस उदाहरण महानदी की घाटी, ऊपरी सोन घाटी, ऊपरी नर्मदा और ताप्ती की घाटियों, शिवलिंग तथा पश्चिमी हिमालय के गिरिपद वाली गवार भूमि, भमार भूमि और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गंगा खादर के सीमांत से मिलते हैं। खंडन और अवनालिकाएँ अपरदन के सबसे कम प्रभावी क्षेत्र हैं। गोदावरी के दक्षिण से पूर्व दक्कन क्षेत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान, कच्छ और पश्चिमी राजस्थान। परत अपरदन के प्रमुख क्षेत्र हैं ढालू भूमि, प्रायद्वीपीय प्रदेश की बिना सीढ़ी वाली उच्च भूमियाँ, सतलुज गंगा का मैदान, तख्तीय मैदान, पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ। भूस्खलन सामान्य भूकंप वाले क्षेत्रों में विशेषताएँ शिवलिंग के भागों में होते रहते हैं। भारी वर्षा और सड़कों तथा इमारतों को बनाने के लिए ढलानों को काटने के खनन क्रियाओं के कारण भूस्खलन होते हैं। गत 50 वर्षों में राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में मरुस्थल का अतिक्रमण हुआ है। इससे 13,000 हेक्टेयर भूमि प्रभावित हुई है। हिमनी द्वारा अपरदन हिमालय के उच्च भागों में और समुद्री लहरों द्वारा अपरदन तटीय भागों में सीमित। मृदा अपरदन और पोषण तत्वों के समाप्त हो जाने के कारण मृदा का अपसमापन दोनों ही गंभीर बाधाएं हैं। मृदा की उत्पादकता बढ़ने के मार्ग में यह दोनों ही गंभीर समस्या है। इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या की वृद्धि की तुलना में ये ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। मृदा संरक्षण में वह विधियाँ आती है जिनके द्वारा मृदा अपरदन रोका जाता है। यदि मृदा बह गई या उड़ गई तो उसे पुनः स्थापित करना आसान नहीं है। इसलिए मृदा संरक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि मृदा अपने ही स्थान पर सुरक्षित बनी रहे। इसके लिए विभिन्न प्रदेशों में कृषि पद्धतियों में सुधार किए गए हैं। पहाड़ी ढलानों में चर-रेखीय जुताई और सीढ़ीदार खेत की जाती मृदा संरक्षण को ये बड़ी आसान विधियाँ हैं। वृक्षों की कतार या रक्षक मेखला बनाकर मरुस्थलीय प्रदेशों में पवन अपरदन से खेतों की रक्षा की जाती है। हिमालय के ढलानों और अपवाह क्षेत्र, झारखंड में ऊपरी दामोदर घाटी और दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ी पर वनरोपण किया गया है। इसके द्वारा धरातलीय जल में तेज बहाव को कम किया गया है, जिससे मृदा अपने ही स्थान पर बंधी रहती है। खंडन अपने विशाल आकार की गहराई खंडे ढलानों के लिए जाने जाते हैं। ऐसे उत्खात भूमि का उद्धार करने के लिए केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड ने 3 अनुसंधान केंद्रों की स्थापना की है। राजस्थान में कोटा, उत्तर प्रदेश में खागरा, गुजरात में वलसाड। इन केंद्रों का दायित्व है कि वह खंडन भूमि के उद्धार के लिए क्षेत्र अनुसार अनुकूल विधियाँ बताएं। भेड़, बकरी और अन्य पशु द्वारा अति चराई भी आंशिक रूप से भूमि अपरदन के लिए उत्तरदायी है। इस कारक द्वारा अपरदन जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक में ज़्यादा होता है। मृदा का समापन खाद और उर्वरकों
की मदद से रोका जा सकता है। भारत में पाई जाने वाली 6 प्रमुख प्रकार की मुद्रा है: जलोढ़, काली, लाल, लैटेराइट, मनुस्थलीय एवं पर्वतीय। मुद्रा अपर्दन को भौतिक एवं सामाजिक कारक निर्धारित करते हैं। भौतिक कारक: वर्षा की अपर्दनकारी शक्ति, मुद्रा की अपनी कटाव क्षमता, अवधि, बाड़ों को तीव्रता और ढलान की लंबाई एवं तीव्रता। सामाजिक कारक: वनों की कटाई, अति चराई, भूमि उपयोग की आकृति और खेती करने की विधियाँ। मुद्रा अपर्दन के मुख्य रूप से खंडन, अवनालिकाएँ, भूस्खलन एवं परत अपर्दन। मुद्रा संरक्षण की विधियाँ: समरेखीय जुताई और सीढ़ीदार खेतों, वृक्षों की कतार या रक्षक मेखला वन, वनरोपण, अतिचराई को रोकना एवं खादों और उर्वरकों का प्रयोग। भारत में प्राकृतिक वनस्पति पौधे की जातियों जैसे पेड़ों, झाड़ियाँ, घासों, बेलों, लताओं आदि समूह के जो किसी विशिष्ट पर्यावरण एक दूसरे के संचार में विकसित हो रहे हैं को प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। इसके विपरीत वन से तात्पर्य पेड़ों व झाड़ियों से युक्त एक विस्तृत भाग से है। इसका हमारे लिए आर्थिक महत्व है। इस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति की तुलना में वन का अर्थ भिन्न है। भारत में जलवायु दशाओं की भिन्नता के परिणामस्वरूप देश के विभिन्न भागों में अनेक प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। प्रत्येक पौधे को अपने विकास के लिए निश्चित तापमान व वर्षा की आवश्यकता होती है। पश्चिमी घाट में उष्ण अर्ध जलवायु के कारण ही उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनस्पति पाई जाती है। शीतोष्ण सदाहरित वनस्पति उत्तर पूर्वी भारत में मिलती है, जबकि कटीली या मरुस्थलीय या अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति राजस्थान में मरुस्थल के उसके आसपास भागों में पाई जाती है। भारत में मध्यवर्ती भागों में पर्णपाती वनस्पति वहाँ मौजूद मध्यम जलवायु दशाओं के कारण विकसित हुई है। प्रमुख वनस्पति प्रकार: भारत में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति को सामान्य निम्न प्रकारों में बांटा जाता है: अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाहरित एवं अर्ध सदाहरित वनस्पति, उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णवर्ती वनस्पति, उष्णकटिबंधीय शुष्क वनस्पति, ज्वारीय वनस्पति तथा पर्वतीय वनस्पति। आइए अब इनके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करें। अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनस्पति: ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जिन्हें उनकी विशेषताओं के आधार पर निम्न 2 भागों में बांटा है। अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उन प्रदेशों में पाई जाती है जहां वार्षिक वर्षा 300 सेंटीमीटर से अधिक तथा शुष्क ऋतु बहुत छोटी होती है। पश्चिमी घाट के दक्षिणी भागों में केरल व कर्नाटक तथा अधिक आर्द्र उत्तर पूर्वी पहाड़ियों में इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। यह विषुववर्तीय वनस्पति से मिलती जुलती है। यह वनस्पति अत्यधिक कटाई से नष्ट प्राय हो गई है। इस प्रकार की वनस्पति की प्रमुख विशेषताएं हैं: ये वन घने या है तथा लंबे सदाहरित पेड़ों से युक्त है। पेड़ों की लंबाई अक्सर 60 मीटर से इससे भी अधिक होती है। प्रति इकाई क्षेत्र पर पौधों की जाति इतनी अधिक है कि इनका वाणिज्य उपयोग नहीं हो पाता। महोगनी, सिकोना, बांस तथा झाड़ इन वनों में पाए जाने वाले खास पेड़ों के नीचे झाड़ियों, बेलों, लताओं आदि का सघन मोटा छाल पाया जाता है। घास प्रायः अनुपस्थिति है। इस पेड़ों की लकड़ी अधिक कठोर व भारी होती है। अंत इन्हें काटने व लाने के जाने में अधिक परिश्रम लगता है। अर्ध उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाहरित वनस्पति: ये अर्ध सदाहरित वनस्पति तथा अर्ध शुष्क पर्णवर्ती वनस्पति के मध्य भागों में पाई जाती है। इस प्रकार की वनस्पति मेघालय, पठार सदाहरित व अंडमान व निकोबार द्वीपों में मिलती है। यह वनस्पति 250 सेंटीमीटर से 300 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों तक सीमित है। इनकी
प्रमुख विशेषताएं हैं। यह वनस्पति आर्द्र सदाहरित वनों से कम धनी है। इन वनों की लकड़ी दानेदार लकड़ी किस्म की होती है। रोजवुड, एनी तथा तेलस सदाहरिद्री के वनों के प्रमुख वृक्ष हैं। चंपा, जून तथा खुर्जन असम व मेघालय तथा आयरनवुड, एवोनी व ओरेल अन्य प्रदेशों के प्रमुख वृक्ष हैं। स्थानांतरित कृषि अत्यधिक शोषण से इन वनों का अत्यधिक ह्रास हुआ है। अर्ध उष्णकटिबंधीय पर्णवर्ती वनस्पति यह भारत की सबसे विस्तृत वनस्पति पेटी है। इस प्रकार की वनस्पति 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें हरित पर्यादीपीय पठार का उत्तर पूर्वी भाग, शिवलिंग में हिमालय, पादीय पहाड़ियाँ, भामर व तताई क्षेत्र शामिल है। इस प्रकार की वनस्पति की प्रमुख विशेषता है। वनपाती वनस्पति क्षेत्र में वृक्ष वर्ष एक बार शुष्क ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देती है। यह खास तौर पर मानसूनी वनस्पति है जिसमें वाणिज्य महत्व के पेड़ों की किस्म सदाहरित वनों से पाई जाती है। संगवान, साल, चंदन, शीशम, बेत तथा वांस इन वनों के प्रमुख वृक्ष हैं। लकड़ी के लिए पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से इन वनों का अत्यधिक विनाश हुआ है। शुष्क उष्णकटिबंधीय वनस्पति। इस प्रकार की वनस्पति को निम्न 2 वर्गों में बांटा जाता है। शुष्क पर्णवर्ती। यह वनस्पति 70 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले भागों में पाई जाती है। इन प्रदेशों में उत्तर प्रदेश के कुछ भाग, उत्तरी व पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा तमिलनाडु के कुछ भाग सम्मिलित हैं। इन क्षेत्रों में शुष्क ऋतु लंबी होती है तथा वर्षा हल्की व 4 महीने तक सीमित होती है। इनकी प्रमुख विशेषताएं हैं। पेड़ों के जुड़मुट्टों के बीच विस्तृत घास भूमियां आमतौर पर पाई जाती है। संगवार इन प्रकार की वनस्पति का प्रधान वृक्ष है। पेड़ अपनी पत्तियां लंबी शुष्क ऋतु में गिरा देते हैं। शुष्क उष्णकटिबंधीय कटीली वनस्पति। यह 70 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले भागों में पाई जाती है। इसमें भारत के उत्तरी व उत्तरी पश्चिमी भाग तथा आंध्री के पवन विमुख ढाल शामिल है। इस प्रकार की वनस्पति की प्रमुख विशेषता है। ये दूर दूर तक फैले पेड़ों एवं झाड़ियों के चुरमुटों के बीच फैली निम्न किस्म की घास वाली मिश्रित भूमियाँ पाई जाती हैं। बबूल, सेडूड, कैक्टस आदि इस प्रकार की वनस्पति के सच्चे प्रतिनिधि वृक्ष है। जंगली खजूर, कटीले प्रकार के अन्य वृक्ष व झाड़ियाँ जहाँ तहाँ पाई जाती है। ज्वारीय वनस्पति। इस प्रकार की वनस्पति मुख्य रूप से गंगा, महानदी, गोदावरी तथा कृष्ण नदियों के डेल्टा प्रदेशों में पाई जाती है, जहाँ ज्वार भाटों व ऊंची समुद्री लहरों के कारण खारे जल की बाढ़ें आती रहती है। मैंग्रोव इस प्रकार की प्रतिनिधि वनस्पति सुंदरी ज्वारीय वनों का प्रमुख वृक्ष है। ये पश्चिमी बंगाल के डेल्टा के निचले भाग में बहुआयात से पाया जाता है। यही कारण है कि इन्हें सुंदरवन कहते हैं। यही अपनी कठोर व टिकाऊ लकड़ी के लिए जाना जाता है। पर्वतीय वनस्पति। उत्तर तथा प्रायद्वीपीय पर्वतीय श्रेणियों में तापमान तथा अन्य मौसमी दशाओं के अंतर होने के कारण इन 2 पर्वतों समूह की प्राकृतिक वनस्पति में अंतर पाया जाता है। अंत पर्वतीय वनस्पति को 2 भागों में प्रायद्वीपीय पठार की पर्वतीय वनस्पति तथा हिमालय श्रेणियों की पर्वतीय वनस्पति के रूप में बांटा जा सकता है। भारत प्राकृतिक वनस्पति। चित्र 20.3 भारत प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार। प्रायद्वीपीय पठार की पर्वतीय वनस्पति। पठारी पर्वत से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में नीलगिरी, अनमलाई के पनालनी पहाड़ियाँ, पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर, सतपुड़ा तथा मैकाल पहाड़ियाँ शामिल हैं। इस प्रदेश की वनस्पति के महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। अविकसित वनों की झाड़ियों के
साथ खुली हुई विस्तृत घास भूमियाँ पाई जाती हैं। 1500 सेंटीमीटर मीटर से कम ऊंचाई पर पाए जाने वाले अर्ध शुष्क वन कम सघन हैं। अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले वनों की सघनता ज़्यादा है। इन वनों में पेड़ों के नीचे वनस्पति का जाल पाया जाता है, जिसमें परपोषी पौधे, कई व बारीक पत्तियां वाले पौधे प्रमुख हैं। मैग्नोलिया, लॉरेल व अल्प सामान्य वृक्ष हैं। सिकोना व तथा न्यूकैलिप्टस के वृक्ष विदेशों से आकर लगाए गए हैं। हिमालय श्रेणियों की पर्वतीय वनस्पति। हिमालय पर्वतीय प्रदेश में बढ़ती हुई ऊंचाई में भिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इसे निम्न प्रकार में बांटा जा सकता है। अर्ध उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन। शिवालिक श्रेणियों में पादीय क्षेत्रों, भंवर तथा तराई क्षेत्रों में 100 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। हम इन वनों के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। अर्ध शीतोष्ण कटिबंधीय सदाहरित वन 1000 से 3000 मीटर की ऊंचाई के मध्यवर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्न हैं। ये घने वन लंबे पेड़ों से युक्त हैं। चेस्टनट तथा ओक पूर्वी हिमालय प्रदेश के प्रधान वृक्ष है, जबकि चीड़ और पलाइन पश्चिमी हिमालय प्रदेश में प्रधानता से पाए जाने वाले वृक्ष हैं। साल निम्न ऊंचाई वाले क्षेत्रों में महत्वपूर्ण वृक्ष हैं। देवदार, सिल्वर फेर तथा सुप्रीस 2000 से 3000 मीटर के मध्यवर्ती भागों प्रधान वृक्ष हैं। इन ऊंचाई पर पाए जाने वाले कम ऊंचाई के वनों की तुलना में कम घने हैं। स्थानीय व्यक्तियों के लिए इन वनों का आर्थिक महत्व अधिक है। सुख संतोष वनस्पति इस पर्वतीय प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ी ढलानों पर पाई जाती है। यहाँ तापमान कम तथा वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर होती है। इस वनस्पति की महत्वपूर्ण विशेषता है, ये वनस्पति भूमध्य सागरीय वनस्पति से मिलती जुलती है। जंगली जैतून और बबूल कठोर और मोटी सवना घास के साथ उगे प्रमुख वृक्ष है। कई ओक तथा देवदार के वृक्ष भी पाए जाते हैं। अपलाइन वनस्पति 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई के मध्य पाई जाती है। इन वनों की प्रमुख विशेषता है, ये कम घने वन हैं। सिल्वर फल, जूमी, फ्लक्स, फज, पाइन तथा रोडानाइडन इन वनों के प्रमुख वृक्ष हैं। ये सभी वृक्ष आकार में छोटे हैं। अपलाइन चारागाह सबसे अधिक ऊंचाई वाले भागों में मिलते हैं। हिमरेखा की ओर बढ़ने पर पेड़ों की ऊंचाई क्रमशः कम होती जाती है। पाकिस्तान वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति से तात्पर्य पौधे की जातियों के समूह से है, जो किसी विशिष्ट पर्यावरण में एक दूसरे से साझेदारी में विकसित हुए हैं। विभिन्न प्रदेशों की वनस्पति पर तापमान में वर्षा का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। प्रमुख वनस्पति पेटिया में अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाहरित, अर्ध उष्णकटिबंधीय वनपाती, शुष्क वनपाती, ज्वारीय एवं पर्वतीय वनस्पति। जो ऊंचाई के अनुसार उष्णकटिबंधीय वनस्पति से लेकर अपलाइन वनस्पति तक की वनस्पति को संजोए हुए है शामिल है। आपने क्या सीखा? भूमि हमारा मौलिक संसाधन है। ये उत्पादन का प्रमुख आर्थिक कारक, सामाजिक सम्मान, संपदा एवं राजनीतिक शक्ति की आधारशिला है। भारत कृषि भूमि में संपन्न है। भारत की भूमि मानव अनुपात जापान व नीदरलैंड से अधिक है, जबकि यह ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका से कम है। भूमि उपयोग एक गतिमान प्रक्रिया है। कई कारकों में बदलाव के कारण समय अनुसार इसमें भी बदलाव होते रहते हैं, जिसमें से जनसंख्या वृद्धि, फसल व्यवस्था और तकनीकी में बदलाव प्रमुख है। भूमि का अधिकतर भाग कृषि कार्यों में उपयोग किया जाता है।
भारत कई तरह के भूमि संबंधी समस्याओं का अपना सामना कर रहा है। ये है भूमि संरक्षण, भूमि का स्वामित्व और वनों की कटाई। इन समस्याओं के समाधान हेतु भारत दो तरह के उपाय, भूमि सुधार और भूमि सुधार अपना रहा है। असंगठित पदार्थों से बनी पृथ्वी से सबसे ऊपरी परत को मृदा कहते हैं। भारत की मृदा को 6 प्रमुख वर्ग में बांटा गया है। यह जलोढ़, काली, लाल, ग्रेनाइट, मरुस्थलीय और पर्वतीय मृदा है। भूमि की तरह मृदा की भी समस्या है, जिसे मृदा अपरदन और मृदा का समापन। भारत में मृदा संरक्षण की अपनाई गई प्रमुख विधियां हैं सच रेखीय जुताई, सीढ़ीदार खेती, रक्षक मेखला बनाना, वन रोपण आदि। प्राकृतिक वनस्पति से तात्पर्य पौधे की जातियों के समूह से है जो विशिष्ट पर्यावरण में एक दूसरे के साहचर्य में विकसित होते हैं। जलवायु दशाओं के विभिन्नता के फलस्वरूप प्राकृतिक वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है। भारत में पाए जाने वाले प्रमुख वनस्पति प्रकारों में अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाहरित, आर्द्र उष्णकटिबंधीय पानवती, शुष्क पानवती, ज्वारीय वन तथा पर्वतीय वनस्पति शामिल है। दोस्तों चैप्टर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।